हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंट में मैंने आपको कल बहुत सारा होमवर्क दे दिया था। 10th 11th रिपीट 13 14 इन सब के आंसर्स आप यहां पर टेली कर लें। 10th नंबर क्वेश्चन, 13th नंबर क्वेश्चन और 14th नंबर क्वेश्चन पूरा टेली कर लें। हर जगह आपको डाउट सिर्फ एक ही बार आया होगा और एक ही पॉइंट में आया होगा, वो होगा प्लांट एंड मशीनरी। तो ध्यान से समझो, आप ध्यान से देखो, सब जगह रेट आपको दे रखी है, मेथड आपको दे रखी है। डब्ल्यूडीवी हो तो डब्ल्यूडीवी पे लगाना, एसएलएम हो तो एसएलएम पे लगाना। लिखना तो डब्ल्यूडीवी है क्योंकि कैरी फॉर्म तो डब्ल्यूडीवी होगी ना। तो लास्ट ईयर से जब लाओगे आप तो डेबिट में भी डब्ल्यूडीवी लिखेंगे, क्रेडिट में भी। लेस जब डिप्रेशन करेंगे तो एक तो रेट का याद रखना है, मेथड का याद रखना और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम का याद रखना, डेट। तो इन क्वेश्चन में आप देखो कैसे आप डेट पहचान पा रहे हो। 10th नंबर क्वेश्चन में आपको डेट ढंग से देखना है। क्वेश्चन में स्टार्ट कमेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जुलाई 88 और लाइकली टू बी कंप्लीटेड जो लिखा हुआ है वो है आपका सितंबर 89। तो दो कॉलम में जो दिया हुआ है वो एक्चुअल दिया टिल दिसंबर, शुरू हुआ जुलाई में और दिसंबर 6 महीने हुए ना। तो इसमें डिप्रेशन 6 महीने का रहेगा। फिर ये जाएगा अगले साल जनवरी में। अब एस्टिमेट जो दिया हुआ फॉर 89 डॉट लिखा है, लेकिन 89 में कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होने वाला है? क्या पूरे साल चलेगा? नहीं, उसकी लाइकली कंप्लीट डेट क्या दे रखी नीचे, अगर आपने ढंग से क्वेश्चन पढ़ा, सितंबर। तो अप्रैल से अगर जनवरी से स्टार्ट हो कैलेंडर ईयर और सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा तो 9 महीने का डिप्रेशन लगेगा ना। ये डेट आप ढंग से देखना। फिर 13th में भी ऐसे ही। 13th में आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ अप्रैल 99 में, तो पहला साल जो दिया 99-2000 में, तो पूरा 12 मंथ है। अप्रैल में स्टार्ट हो गया, इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ कैलेंडर ईयर है, कहाँ फाइनेंशियल, ध्यान से देखा। 99-2000 लिखा, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल में स्टार्ट हुआ तो मार्च 2000 में खत्म हो जाएगा, पूरा 12 महीने का लगेगा। फिर एस्टिमेट 2000-2001, लेकिन एस्टिमेट कब कंप्लीट होगा? तो या तो लाइकली डेट दे रखी होगी आपको और नहीं भी दी होगी, दी है पीछे लाइकली डेट 31 दिसंबर। तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ, दिसंबर में खत्म, 9 महीने। और नहीं तो लाइकली डेट एक से भी समझ सकते हो कि जब पूरा प्लांट रिटर्न करते हैं, काम हो जाने के बाद ही प्लांट रिटर्न होता है। तो पूरा प्लांट रिटर्न कर दिया, थोड़ा पिछले साल और थोड़ा इस साल। तो इस साल कब रिटर्न किया, देखो ब्रैकेट में डेट दे रखी दिसंबर, मतलब काम पूरा हो गया। 14th नंबर क्वेश्चन में भी प्लांट रिटर्न 1 लाख रुपए और ऑन सितंबर 30, वो उसी के लिए वो बीच में गैप आ गई, स्पेस आ गई, लेकिन आप समझ जाते कि वो 1 लाख का रिटर्न कब हुआ, सितंबर में। जबकि ऊपर डेट क्या दे रखी, अप्रैल से। तो अप्रैल से शुरू हुआ और सितंबर में रिटर्न कर दिया आपने, तो 6 महीने ही हुए ना। तो यहाँ 6 महीने का डिप्रेशन लगेगा। नेक्स्ट ईयर आया अप्रैल। अब नेक्स्ट ईयर तो एस्टिमेट अप्रैल 6 से लेकर सितंबर 6 तक का ही दिया हुआ, तो ये तो 6 महीने के लगेगा। ये बातें ध्यान रखो, ठीक। तो मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई डाउट नहीं आया होगा। अब हम इस चैप्टर की एंडिंग की ओर चलते हैं। इस चैप्टर के एंडिंग में हमें क्वेश्चन नंबर 15, 16 दो करना है। 15th क्वेश्चन पहले आप खुद करके देखें, वीडियो रोक के पढ़े, खुद करें। ये क्वेश्चन न फर्स्ट स्टेप का है न सेकंड स्टेप का, बस ऐसे जनरल नॉलेज जैसा क्वेश्चन है। पैरामाउंट इंजीनियर्स इज एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड इरेक्शन ऑफ ब्रिज under a long term contract. The cost incurred up to 31st March 2001 was another. Cost incurred up to 31st March. इतने खर्चे कर चुके हैं ये फैब्रिकेशन पर, मटेरियल लगा चुके हैं, लेबर लगा चुके हैं, ओवरहेड्स लगा चुके हैं और इरेक्शन पर भी कॉस्ट लग चुकी है। टोटल 550 लाख रुपए लगा चुके हैं अप टू डेट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 11 करोड़ की, 11 करोड़ एंड कैश इश्यूड टिल 31st मार्च was 6 करोड़। टेक्निकल एस्टिमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट द फॉलोइंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन से तो पता लगता है कि कितने परसेंट काम पूरा हुआ, उसी को तो हम वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं। अगर अनसर्टिफाइड नहीं लिखा है तो हम उस पूरी डिग्री को क्या मानेंगे, सर्टिफाइड। बट नई बात ये है इस क्वेश्चन में, बस यही स्टार कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन अब तक क्वेश्चन में अगर दिया भी होगा तो आपका काम 80, 50, 60% हुआ। लेकिन यहां परसेंट कैसे दिए, फैब्रिकेशन में मटेरियल 70%, लेबर एंड ओवरहेड 60%, इरेक्शन 40%। यानी सबका कंप्लीशन परसेंटेज अलग अलग है। यानी हर काम हर चीज में एक जैसा नहीं हुआ। अभी तक के क्वेश्चन में डायरेक्ट वर्क सर्टिफाइड था,
जो कभी 60% आया, कभी 90 आया अपने क्वेश्चन में। तो 90% वर्क कंप्लीट का वहां मतलब था कि 90% मटेरियल लग गया, 90% लेबर, 90% ओवरहेड, जो भी परसेंट आया आपके 60% आया तो 60%। लेकिन यहां इस बार ये बताया कि मटेरियल तो लग गया आपका 70, लेकिन लेबर ओवरहेड आपके लगे 60, और इरेक्शन पे जो काम हुआ उससे 40% ही हुआ है, इरेक्शन का काम 60% बाकी है। अब पूछा क्या, ये तो हुआ क्वेश्चन की रीडिंग। You are required to estimate the profit that could be taken to P&L account against this partly completed contract. ठीक है, तो एस्टिमेट प्रॉफिट निकालना, कैसे निकालेंगे, वही एस्टिमेट प्रॉफिट। अब यहाँ कोई अकाउंट नहीं पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट, बस इतना बोला है, यानी सिर्फ वर्किंग बताना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं पूछा तो क्यों बनाए, और बनाना भी होता तो कैसे बनाते हैं, इस सारे खर्चे डेबिट में लिख देते, क्रेडिट में क्या लिखते, तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू, और वर्क सर्टिफाइड तो दिया नहीं तो हम निकालते हैं ना। हमारे पास कॉस्ट दे रखी है अप टू डेट, अभी तक की कॉस्ट दे रखी है, किस पर, फैब्रिकेशन पर दे रखी है, फैब्रिकेशन पर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 280 लाख रुपए यहां लग चुका है, 100 यहां, 60 यहां, टोटल मिला के 440, और इरेक्शन पर लग चुके हैं आपके 110 लाख, टोटल मिला के 540 लाख रुपए आपके लग चुके, 550 सॉरी। अब वो बोल रहे हैं परसेंटेज कितना बता रहे हैं, वो लोग परसेंट बता रहे हैं, ये कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो चुका है, 70% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इसके 70 हो गए हैं, लेबर एंड ओवरहेड में 60% है, और इरेक्शन जो है वो 40% कंप्लीट हो चुका है, इतना काम हो चुका है, ठीक। तो एस्टिमेट प्रॉफिट निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जो कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट वो तो लिखे देते थे, फर्दर कॉस्ट और जोड़ लो, और कितने लगेंगे, तो और कितने लगेंगे, फर्दर कॉस्ट कितनी, वो कैसे निकालोगे आप, तो फर्दर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो 280 जो है ये 70% वर्क कंप्लीट है, ये 100 जो है ये 60% कंप्लीट है, ये 60 जो है 60% कंप्लीट है, ये 110 जो है 40% कंप्लीट है। तो मैंने हमेशा बताया जिस लेवल का उससे डिवाइड करो, आपको क्या चाहिए, फर्दर चाहिए, तो ये 70 30% और करना है, ये 40 हो चुका है, सॉरी 60 हो चुका, 40 और, यहां 40 हो, यहां 40 हो चुका है, 60 और कर लेते हैं, 40% काम तो हो चुका है, 60% और लगेगा, तो इन पर फर्दर और कितने एक्सपेंडिचर लगना है ये आ जाएंगे, इससे आ जाएगी आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये तो हो गया 120 दिख ही रहा है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 into 40 डिवाइड 60, 66.67, ये 40 दिख ही रहा है, और यहाँ 110 डिवाइड बाय 40 into 60, 165, तो टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 400 का मटेरियल लगेगा, 166.66 की लेबर लगेगी, 60 प्लस 40 100 का ओवरहेड्स लगेंगे, और ये हो गया 275, टोटल मिलाकर कितना हो जाता है 400, 166.67, 100 और 275, यानी टोटल कॉस्ट 941.6 है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, प्राइस कितनी है 1100, 11 करोड़ है ना, तो 1100 माइनस 941.67, 158.33, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया आपका, ये कंसेप्ट है, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसमें पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द प्रॉफिट दैट कुड बी टेकन टू P&L अकाउंट, अब P&L में कितना आ जाए, तो जब एस्टिमेट प्रॉफिट निकलवाया इसका मतलब एस्टिमेट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा,
तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से आप कितना पीएनएल में ले जाएं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो एक फॉर्मूला तो वो था वर्क सर्टिफाइड, पर इस क्वेश्चन वर्क सर्टिफाइड दिया कहां है, ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। आप आओ पेज नंबर स्टार्टिंग में जहां हमने पढ़ा था 9.2, ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो जहां वर्क सर्टिफाइड की जरूरत ही ना। तो पहला है एस्टिमेट वर्क सर्टिफाइड, दूसरे में भी वर्क सर्टिफाइड, तीसरे में कॉस्ट टू वर्क टू डेट इन एस्टिमेट टोटल कॉस्ट। देखो ये फॉर्मूला सी फॉर्मूला, ये अब तक नहीं लगाया हमने, यानी कॉस्ट बेस्ड। तो कॉस्ट तो हमारे पास है ना, टोटल कॉस्ट अप टू डेट भी है हमारे पास, कॉस्ट अप टू डेट, और टोटल कॉस्ट भी है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला बेस्ड रहेगा कि कॉस्ट अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपका 158.33, यानी ये प्रॉफिट तब होता है जब आपकी इतनी कॉस्ट इनकर्ड होती है, और एक्चुअली कॉस्ट इनकर्ड हुई आपकी 550, तो प्रोपोर्शन आ जाएगा ना, ये टोटल प्रॉफिट टोटल पर था। तो वहां हम क्या करते थे, दूसरे फॉर्मूले में डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करते थे, वहां ये प्रॉफिट 1100 पर था, ये प्रॉफिट, जैसे आप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल निकालते थे ऐसे। तो अब तक प्रॉफिट ऑन कॉस्ट सेल्स निकालते आए हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर, इस बार हमने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल लिया। 158 है 941 पर, तो 550 पे कितना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, और लास्ट 16th एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इस 16th क्वेश्चन को आप पहले क्या करेंगे, पहले तो आप पूरा अरेंज कर ले। इस क्वेश्चन में मुझे जो पीछे दो बात लिखी हुई है वो समझाना है, बाकी क्वेश्चन इजी है, तो पहले अरेंज कर ले पूरा। क्वेश्चन नंबर 16 आपने एक बार अरेंज कर लिया होगा। वन ऑफ द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करंटली इंगेज इन बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी कमेंस 15 मंथ्स अगो, 15 महीने चल रहा है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस होगा, एंड रिमेन अनफिनिश्ड, अभी भी अनफिनिश्ड, इसका मतलब ईयर एंड में भी वर्क सर्टिफाइड ही आएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वर्क्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर जस्ट एंडेड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2500, सारे रुपीज 1000 में दे रखे। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एट द एंड ऑफ ईयर, तो वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस में कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, मतलब ये वही है लास्ट ईयर तक जितना वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड था उसकी कॉस्ट, और अगर वर्क सर्टिफाइड देते हैं और प्रॉफिट देते हैं ओपनिंग, तो वो माइनस करते हैं इस तरफ लिख के। इसका मतलब अल्टीमेट उनका नेट क्या होता है, कॉस्ट ही तो होता है। तो कंसेप्चुअल बात सेम है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखना। कॉस्ट दे अप टू डेट, और उसके बाद फर्दर एक्सपेंस और करोगे आप, या फिर वर्क सर्टिफाइड दे अनसर्टिफाइड दे और साथ में प्रॉफिट दे दे। मटेरियल एट साइट, स्वाभाविक बात है ओपनिंग वाला मटेरियल एट साइट है। फिर है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में मटेरियल वेजेस से सारे एक्सपेंस अपने लाइन से लिख दिए, कुछ खास नहीं है, और मटेरियल एट साइट क्लोजिंग में। तो ये अरेंजमेंट बहुत इजी था, इसलिए हमने इसमें टाइम बचाने की कोशिश की है कि आप इतना टाइम क्यों खराब करेंगे। आगे चलते हैं, अब सुनना मेरी बात में। एज सुन एज मटेरियल आर डिलीवर्ड टू साइट, जैसे मटेरियल साइट पे डिलीवर्ड होता है, चार्ज टू दैट साइट, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज कर देते, चार्ज कर देते मतलब डेबिट कर देते हैं। They are charged to contract. A record is also kept of material as they are actually used on contract. अब वहां जो चौकीदार होते हैं ना, जनरली साइट पे आपने देखा होगा वॉचमैन, उनके पास एक रजिस्टर रहता है। वो लोग जैसे यहां से आपने 50 बोरी पहुंचा दी, ठीक, तो जैसे ही 50 बोरी पहुंचाई, पूरे 50 बोरियां डेबिट कर दिया आपने, लेकिन जो एक्चुअल यूज होता रहेगा वहां पे, तो एक दिन में तो होगा नहीं 50 बोरी, आज 2 हुआ 4 हुआ, तो एक फिजिकल स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है, एक रजिस्टर रहता है, इसमें स्टॉक मेंटेन होता है कि आज इतनी बोरी यूज हुई, इतनी, तो लास्ट में बचती होगी कुछ, फिर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते होंगे, काउंटिंग, अब पता लगा उसके रजिस्टर में दिख रही कुछ और एक्चुअल काउंटिंग में कुछ और। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, periodical stock check is maintained and as discrepancy between stock booked and physical stock. Booked stock means consumed stock as per records, and physical stock is transferred to a general contract discrepancy account. यानी अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिपेंसी अकाउंट, एक अकाउंट खोलते हैं ये लोग, उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ये लोग, ऐसा लिख रहे हैं, पढ़ के देख लो। तो जो भी डिफरेंस होता है बुक्ड स्टॉक और फिजिकल में, मान लो 2 बोरी कम लगी, तो यहां से कहां ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिपेंसी अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यानी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई
ये 50 बोरी थी, 50 बोरी में से 2 बोरी खत्म हो गई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पहले आप जब डिलीवर करते तो फुल्ली चार्ज कर देते, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा है क्या उसमें। और व्हेन स्टॉक चेक इज मेड, मींस फिजिकल वेरिफिकेशन इज मेड, देन इफ एनी डिस्क्रिपेंसी ट्रांसफर टू जनरल कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिपेंसी अकाउंट। यहां क्रेडिट और यहां डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से यहां आ जाती है। ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट से ऐसा होता होगा, तो यहां से वहां चले जाती है। पीएनएल में नहीं ले जा रहे, यहां ले जाने का बोला, यहां ले जाओ, आज्ञाकारी, वरना अपन कहां लिखते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पीएनएल में, तो यूं हम पीएनएल में लिखते हैं, और यहां का बोला तो यहां लिख देते हैं। लैंग्वेज पढ़ना अच्छे से आना चाहिए क्वेश्चन में। अब क्या लिखा है, दिस इज एब्जॉर्ब बैक टू ईच कॉन्ट्रैक्ट। एब्जॉर्ब बैक, बैक मतलब वापस, और एब्जॉर्ब करना होता है इंक्लूड करना कॉस्ट में, एब्जॉर्प्शन पढ़ा ना ओवरहेड का, तो वापस लाने का बोल रहे हैं, फिर से ले आओ यहां से, पहले यहां से यहां ले गए, वापस यहां से फिर से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ले आओ, फिर से ले आओ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिपेंसी अकाउंट से फिर से ले आओ, एब्जॉर्ब बैक, ये एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं कितना, करंटली एट द रेट 0.5% ऑफ मटेरियल बुक्ड को कंज्यूम। तो पूरा नहीं लाना है, पूरा ले जाएंगे फिर मतलब क्या है, डेबिट करना क्रेडिट करना, क्या मतलब यहां से घुमा के, क्या क्या ये मतलब एक मोटरसाइकिल थोड़ी ना कि गाड़ी से घूम के आते हैं गली में से, ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि घुमा के लाते हैं, चलो बच्चा थोड़ी ना है कोई कि चले तुझे घुमा के लाता हूं, तो ये यहां से जाओ बोले घुमा के वापस ले आए, समझे आप। मतलब ये है कि ले जाना तो पूरा है, जितना लॉस हो सारा, लेकिन वापस कितना लाना है, वापस पूरा नहीं लाना है। 0.5% ऑफ मटेरियल बुक्ड मींस मटेरियल कंज्यूम्ड इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ये इनकी पॉलिसी दे रखी है, और अकाउंटिंग पॉलिसी तो मानना पड़ेगी। द स्टॉक चेक एट द ईयर एंड रिवील अ स्टॉक शॉर्टेज ऑफ 5,000। अब इन्होंने बताया एक्चुअल फिगर के, एक्चुअल शॉर्टेज आया कितना, तो आया कितना 5,000। तो उनकी जो पॉलिसी थी उसको हम पालन करते हैं उसका। तो क्या बोला था, जितना स्टॉक शॉर्टेज आएगा पहले आप उस 5,000 जो शॉर्टेज आएगा वो यहां से ट्रांसफर कर दोगे जनरल कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिपेंसी अकाउंट, यहां ले गए, ठीक, ये पहली बात मान ली। उन्होंने बोला यहां से वापस लाओ, एब्जॉर्ब बैक, कितना एब्जॉर्ब करो, 0.5% ऑफ मटेरियल बुक्ड, बुक्ड मतलब कंज्यूम्ड, तो कंज्यूम में क्या आएगा, ओपनिंग प्लस इश्यूड माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग में 10 था मटेरियल, और इश्यू कितना किया आपने 610, उसमें बच कितना गया 20, इसका मतलब बाकी कंज्यूम हो गया होगा। तो 620 था डेबिट, 20 बच गया, इसका मतलब 600 कहां गया, तो 600 कंज्यूम हो गया, क्या हो गया कंज्यूम, ये माइनस नहीं करना है, ओपनिंग प्लस इश्यू। तो 600 का 0.5% यानी सिर्फ 3, ठीक है। वो सब 1000 में चल रहे हैं, इसलिए 1000 में ही चलना है, तो आप इसको, ये गलत लिख दिया था मैंने, 1000 में चल रहे हैं, इसलिए 1000 में चल रहे हैं, तो है ना, 5,000 गड़बड़ हो जाएगी, 5,000 का तो मटेरियल ही नहीं, 5,000 कैसे लिख देंगे, तो 1000 में सारे फिगर। तो 5 का लॉस यहां गया और वहां से एब्जॉर्ब बैक हो गया, ऐसे जो बोला आज्ञाकारी बने, ठीक है। बाकी का लॉस ये चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये अकाउंट बंद हो जाएगा, ये एब्नॉर्मल लॉस। फिर क्या बोला, एक और अच्छी बात, इन एडिशन टू द डायरेक्ट चार्जेस लिस्टेड अबव, लिस्टेड अबव, ये इतने भी डायरेक्ट चार्जेस थे, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए तो चार्ज कर ही दिया हमने। जनरल ओवरहेड आर चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट एट 5%, जनरल ओवरहेड भी हुए इनके, तो इन एडिशन टू अबव, यानी ये सब लिखे हैं, इसके अलावा जनरल ओवरहेड और लिखना है, जैसा वो बोल रहा है, जनरल ओवरहेड कितने, 5% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू 2200, 2200 का 5%, 5% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 2200 का 5% हो जाएगा आपका, इसका 5% यानी 110। लेकिन सोचो कि ये जो वर्क सर्टिफाइड होता है, मैंने हमेशा कहा ये एज ऑन होता है, एज ऑन लास्ट डेट, अभी तक का टोटल होता है क्यूमुलेटिव। मैंने पहले बार समझाया था कि एक मंजिल बनी, दूसरी बनी, तीसरी मंजिल, तो टोटल मिला के होता है,
अब तक जितना काम हुआ टोटल, यानी पिछली बार जो वर्क सर्टिफाइड था वो भी तो इसमें इंक्लूड हो गया। पहले 300, ये लास्ट ईयर तक ये हो गया था, उसके ऊपर आपने करा तो टोटल 2200, उसमें से 300 तो पहले भी आ चुके थे, यानी इस साल तो आपने कम किया होगा ना। और लास्ट ईयर भी वर्क सर्टिफाइड हुआ होगा तो उस पर भी 5% जनरल ओवरहेड लिख चुके होंगे। अब वही इस बार आ गया वापस और इसमें इंक्लूड हो गया, अब डबल से 5% लग गया। तो इनका कहना है, आगे पढ़ो आप, जनरल ओवरहेड 15,000 had been charged absorbed into the cost of work completed at the beginning of year। इसमें ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके हैं 15,000, 300 का 5% 15,000, इसका मतलब हमें वो डबल एब्जॉर्ब नहीं करना। तो टोटल 2200 का वर्क हुआ, उसमें 300 लास्ट ईयर हो चुका था, यानी सही मायने में हमें सिर्फ जो 1900 ड्यूरिंग द ईयर में हुआ बस उस पे एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो इस पे जितने एब्जॉर्ब वो फिगर दिया हुआ तो मैं उतना फिगर माइनस कर देता हूं। क्या लिख दोगे इसको, ऑलरेडी एब्जॉर्ब इन ओपनिंग वर्क, ये लिख देना, तो वरना बाद में याद नहीं रहेगा। तो 15 क्यों माइनस कर रहा हूं, समझ में आ रही बात, ये होगी आपकी बात। अब ये आ गया 95, ठीक है ना, ये एक अच्छी बात है। तो ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे थे, तो स्टार बनाना, आरक्यू लिखना, क्योंकि ये पॉइंट कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं आए हैं और एसएम में भी नहीं। इट हैज बीन एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी 220, यानी ये भी एस्टिमेट कॉस्ट का ही क्वेश्चन हो गया। दिस एस्टिमेट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन साइट एट द एंड ऑफ द ईयर फिनिश्ड एंड आल्सो द प्रोविजन ऑफ रेक्टिफिकेशन, यानी ये जो 2,22,000 और लगेंगे उसमें ये जो क्लोजिंग मटेरियल ये भी आगे जाएगा, ये भी इंक्लूड है। वरना कुछ बच्चे ये कर सकते हैं कि सर ये वाला भी कंज्यूम होगा 20 और 220 और, तो ऐसा नहीं, उन्होंने लिख दिया इंक्लूडिंग मटेरियल एट साइट, ये भी कंज्यूम हो गया तो 220 में सब आ गया, ठीक। यानी जब फर्दर कॉस्ट इतनी इजीली दे रखते हैं तो फिर हमें वो पूरा बड़ा अकाउंट नहीं बनाना पड़ता एस्टिमेट कॉन्ट्रैक्ट का, समझ गए ना आप। ऐसे क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब रिक्वायर एक्सप्लेन ब्रीफली द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऐसे थ्योरी फंसा दी बीच में। दूसरा, डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकमेंड हाउ मच प्रॉफिट टू द नियरेस्ट 1000 शुड बी टेकन फॉर द ईयर जस्ट एंडेड। प्रोवाइड अ डिटेल शेड्यूल ऑफ कॉस्ट, तो प्रोवाइड अ डिटेल शेड्यूल ऑफ कॉस्ट मींस कॉस्ट अकाउंट बना दिया, ठीक है। यहां तक आ जाते हैं, यहां तक हम सब कुछ लिख चुके हैं। नोशनल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नोशनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, नोशनल प्रॉफिट हो जाएगा आपका, यहां तक मैंने टोटल लगा के रखा था 2260, तो ये तो हो गया आपका 2265, है ना। इसमें से ये सब माइनस कर दें, यहां तक टोटल लगा रखा था मैंने 1700 प्लस 3 और 95 यानी प्लस 98, 1798 को इसमें माइनस करता हूँ 2265 में से, नोशनल प्रॉफिट आएगा 467। इस 467 को, ठीक है, अब मिटा दें अकाउंट। इस 467 को हम आगे ले जाएंगे, नोशनल प्रॉफिट 467, इसमें से पीएनएल में कितना जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस में कितना जाएगा ये निकालना है। तो डिपेंड करेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर। वर्किंग नोट बनाते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट के। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी जो है इस क्वेश्चन में कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहाँ लिखी है, 2500, 2500। उसमें से कॉस्ट अप टू डेट अभी तक कितना खर्चा लग चुका है वो कैसे निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन करवा चुका हूं पहले भी, या तो आप ये दो जो छोड़ दो और यही ब्रेक कर लेते हैं तो कॉस्ट अप टू डेट आ जाती, ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करेंगे, इनको दो को छोड़ के और इस प्रॉफिट को छोड़ के बाकी सारे डेबिट और क्रेडिट माइनस प्लस माइनस कर लो, तो कॉस्ट कितनी आएगी। यानी अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो इधर हो गया आपका 1700 प्लस ये यानी 1798, 1798 टोटल यहां तक का। उसमें से ये दो माइनस कर देता हूं, ये छोड़ देता हूं क्योंकि ये तो वर्क डन है, ये तो इन सबका रिजल्टेंट फिगर ही तो है। तो -25 25 यानी ये आ गया आपके कितने 1773 तो लग चुके हैं। और कितने लगना है, 2,20,000 फर्दर कॉस्ट है, फर्दर कॉस्ट 2,20,000। ये आ गया आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना 507 रुपए, ये एस्टिमेटेड
और अब इसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर आप फॉर्मूला लगा दें। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? अच्छा, मैंने इसमें वर्क्स परसेंटेज देखा ही नहीं वर्क सर्टिफाइड का, कितने परसेंट काम हुआ। 2200 का काम हुआ 25 में से 2200 डिवाइड बाय 2500 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो परसेंट आ गया 88। लेकिन फिर भी मैं एस्टिमेट प्रॉफिट का लगा रहा हूं। मैंने कहा था जब एस्टिमेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन हो तो आपको क्वेश्चन एस्टिमेट प्रॉफिट से ही करना चाहिए, चाहे वर्क 90% से कम भी हो तो भी। फिर वो 2/3 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट नहीं, ठीक है, एस्टिमेट से ही करना। तो एस्टिमेट प्रॉफिट के हिसाब से पीएनएल में जाएगा 507 एस्टिमेट प्रॉफिट इनटू क्या था याद करो, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वो कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड कितना है क्वेश्चन में? कैश रिसीव्ड है आपके पास, कहीं नहीं दिया कैश रिसीव्ड, कहीं नहीं दिया कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड नहीं दिया तो एक फॉर्मूला ये भी तो था याद करो एस्टिमेट प्रॉफिट का। तो जितना दिया उतनी इंफॉर्मेशन लेंगे, आप क्यों एजम्पशन बढ़ाएंगे फालतू में, बोला थोड़ी ना एजम्पशन का। तो 446.16 ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, और रिमेनिंग जो रहेगा 467 में से वो चले जाएगा आपका प्रॉफिट एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, और एक पार्ट और बचा सी, स्टेट हाउ योर रिकमेंडेशन इन बी। हमारा रिकमेंडेशन क्या है कि 446.16 should be transferred to profit and loss account. We recommend in point number B. And they said state how your recommendation in B would be affected if contract price 40 lakhs, सिर्फ 40 लाख होती, नहीं सॉरी 40 लाख होती, मतलब पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, and rather than 25 lakh. And if no estimate has been made, ये वर्ड लिख दिया। अगर इस क्वेश्चन में एस्टिमेट वर्ड नहीं, ये नहीं होता एस्टिमेट वाली बात, तो आप एस्टिमेट प्रॉफिट निकाल पाते क्या? नहीं निकाल पाते। नहीं निकालते तो क्या आप एस्टिमेट प्रॉफिट वाला लगाते? नहीं लगाते। फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाते? तो इसके नीचे आपको सी आंसर लिखना है। क्या लिखना है सी आंसर में? कि इफ देयर इज नो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैन बी डिटरमाइंड और द इंफॉर्मेशन ऑफ फर्दर कॉस्ट इज नॉट गिवन, देन वी कैन नॉट कैलकुलेट एस्टिमेट कॉस्ट। Then conservative approach, conservative word अगर आप टफ लगे तो traditional approach to be followed, that is percentage of completion to be calculated, work certified upon contract price into 100, work certified 20 to 100, and new contract price कितनी है आपकी? 40 लाख होती। तो वर्क सर्टिफाइड आपका और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 40 होती तो 55% वर्क हुआ, and in case of 55% work complete, then formula notional profit into 2/3 into cash received upon work certified, ये फार्मूला लगाते हैं। बट अब यहाँ पे ये फार्मूला ऐसा नहीं कि इसमें आधा ही लगाओ आप। एस्टिमेट प्रॉफिट में तो सब तरह के फार्मूले थे, लेकिन यहाँ तो फुल फार्मूला था, एक ही तो अल्टरनेट, इसलिए उन्होंने आगे लिख दिया। क्या लिख दिया? इफ रिक्वायर्ड सुटेबल एजम्पशन शुड बी मेड। तो भाई नोशनल प्रॉफिट है मेरे पास 467, 2/3 हमारा रोल है 55% आया इसलिए, और केस रिसीव्ड है ही नहीं, वर्क सर्टिफाइड है। तो आप मान लो, अजम्पशन ले लो। क्या अजम्पशन ले लो? कि इसका 80% केस रिसीव्ड आ गया। तो 2200 का 80%, जनरली आपने देखा होगा अधिकांश क्वेश्चन में 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड केस रिसीव्ड माना जाता है। तो 1760 रुपए का मैं केस रिसीव्ड मान रहा हूं, ये अजम्पशन है, लिख दें। तो इस तरीके से जो फिगर आएगा ये जाएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यानी कितना फिगर हो गया निकाल ही लेते हैं। 467 डिवाइड बाय 3 into 2 into 1760 डिवाइड बाय 2200। ये हो गया 249 पॉइंट समथिंग, 249.06 के लगभग। तो सी आंसर हो गया। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है कि 55% ही काम है, तो जब 55% काम होता है तो फिर एस्टिमेट प्रॉफिट नहीं निकलता। वो 88 था, मतलब लगभग 90 के आसपास था, इसलिए वहां एस्टिमेट प्रॉफिट था। तो ये समझाने की कोशिश की। तो इस क्वेश्चन में ये अच्छी बातें थी, 2-3 बहुत बड़े क्वेश्चन था ये। अब मेरी तरफ से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट।
और मेरे हिसाब से मैंने अपने नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन रखे प्रैक्टिस के लिए। आप खुद देखना स्टडी मेटल में इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने क्वेश्चन कराने के बाद ही प्रैक्टिस होती है, इसलिए नोट्स बहुत जरूरी है। और कॉस्ट अकाउंट में मैं कहूंगा पूरा एसएम भी छोड़ दो तो मेरी गारंटी पूरे नोट्स में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप ज्यादा ध्यान किस पे देना, कॉस्ट अकाउंट में, नोट्स पे ज्यादा ध्यान देना। सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे हर वेराइटी के, ठीक। यहाँ अपना चैप्टर एक और कंप्लीट होता है और किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना ड्यूटी निभाएं, आप अपना कर्तव्य निभाएं, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, ठीक है। आपको ये चिंता नहीं करना है कि सर कोर्स कब खत्म होगा, डेफिनेटली बहुत जल्दी खत्म होगा, टाइम पर खत्म होगा, लेकिन मैंने कहा पैरेलल दोनों को काम करना। आप अपने होमवर्क, अपना रिवीजन बराबर चलाते रहें और अच्छा रिवीजन चलाते रहें। 3 रिवीजन मैंने बोला, मैं अपना काम चलाता रहूंगा, ठीक है। इसलिए आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बीच बीच में टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आने लग जाते हैं, अरे क्यों टेंशन करते हो, जब मैंने बोल दिया क्या लिखित में स्टाम्प पेपर पे दूं आप लोग को। इसलिए ध्यान रखो, बात समझो भाई। ये सर्कमस्टांसेस ही कुछ इस तरीके से हैं कि इस बार आप और हम क्या सभी लोग, अरे आप सोचो आपको तो फिर भी अटेम्प्ट देने को मिल रहा है, वो मई अटेम्प्ट वाले जिनकी पूरी मेहनत कितनी भीड़ की पढ़ाई की होगी उन्होंने, उनकी पूरी मेहनत की। और कुछ भी हो नवंबर अटेम्प्ट वो देंगे तो पढ़ाई तो फिर से करनी पड़ी ना, तुमको तो 6 महीने डबल पढ़ाई करना पड़ी, सोचो आप। इसलिए आप ये मत समझो। और वो लोग 6 महीने डिले हो गए, आप क्यों सोच रहे हो कि आप कायदे से आपका भी अटेम्प्ट देखा जाए तो मई है सही मायने में, कायदे से आपका अटेम्प्ट डिले हो रहा है, ये तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक ग्रुप यही निकाल लो, ये फायदा हो रहा है आपको, वरना सही मायने में आपका अटेम्प्ट भी खसक के आगे मई होना चाहिए। इसलिए कोई टेंशन मत रखो, ठीक है, बराबर कोर्स हो जाएगा, आप अपना काम करते रहे। थैंक यू सो मच।